हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, एक बहुत ही फेमस कहावत है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्पेशल सेशन रहेगा बच्चों ये। तो मैं नेहा बंसल स्पार्क एडुकॉप पे आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हेल्थ हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है। जिस इंसान को कोई बीमारी नहीं है, पर्सन हु इज नॉट हैविंग एनी डिजीज, कैन वी से ही और शी इज अ हेल्दी पर्सन। हेल्थ हेल्थ में बेटा सिर्फ फिजिकली फिट होना हेल्दी नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ क्या कहती है, पर्सन इज इन हेल्दी स्टेट। एक पर्सन हेल्दी स्टेट में है तब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों चीज़ों में अगर वो एक्टिव है तो। इफ़ ही इज़ फिजिकली फिट, मेंटली ही इज़ ओके। मेंटल का मतलब हो जाएगा बच्चे, देर इज़ नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं है। मेंटल स्टेबिलिटी इज़ देयर, पीस इज़ देयर। देन फिजिकल में यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पेन, आपको कोई पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है। और सोशल वेलबींग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सोशल वेलबींग का मतलब है कि यू हैव फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, यू स्पीक टू देम, यू इंजॉय विद देम, आपके पास आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, सो यू आर सोशली ऑल्सो वेरी एक्टिव। सो WHO कहता है कि अ पर्सन शुड बी इन एक्टिव स्टेट नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एज वेल एज सोशली। तो ये हो गया हेल्थ। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपकी जो हेल्थ है वो किस किस चीज से इफेक्ट हो सकती है। आपकी हेल्थ है जो आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल और आपकी सोशल जो कंडीशन है वो किस किस चीज से इफेक्ट हो सकती है। मान लीजिए आपको इन्फेक्शंस हैं, बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, आप पेन वगैरह फील करते हैं, तो इन्फेक्शन से आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मान लीजिए आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जन्मजात से है, तो उससे भी आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल, हाउ यू आर लिविंग, आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, आर यू टेकिंग गुड डाइट, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आप अलॉन्ग विद दैट स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इन सबसे बनती है आपकी लाइफस्टाइल से आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, वेदर यू आर लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल और अ पुअर लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल पुअर है, मान लीजिए आप खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आप सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं, सो उसका क्या इफेक्ट होगा, उससे आपका वेट बढ़ जाएगा काफ़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत लेजीनेस लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी हेल्थ, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है। सो बेसिकली इन सारे फैक्टर से आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिजीज क्या है, व्हाट इज डिजीज। डिजीज का क्या डेफिनेशन होगा, डिजीज क्या का मतलब क्या है। सो डिजीज एक ऐसा कंडीशन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, जब आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो उसको डिजीज बोलेंगे। एक एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, उस स्टेट को, उसको बोलेंगे डिजीज। सो डिजीज बहुत टाइप के हो सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग जो डिजीज का जो भी ये सारा का सारा मैंने चार्ट बनाया है, ये बेसिकली आपका क्या है, समरी और जिस्ट बोल लीजिए। इस चैप्टर में हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीजेज और इसके अलावा कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज कौन सी होंगी बच्चों, वो डिजीज जो आपको बाय बर्थ हैं, किसी पर्सन को बाय बर्थ जो डिजीजेज हैं उसको हम बोल देते हैं कॉन्जेनाइटल या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर में वन बाय वन वी विल टेक दीज डिजीजेस। इसके अलावा एक्वायर्ड कौन सी होंगी, जो आफ्टर बर्थ, if the person gets any disease after birth, it is an acquired disease. So जो आपकी जेनेटिकली जो आपके पेरेंट्स से या फिर आपको पीछे से जो मिली है बाय बर्थ, उसको बोल देते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक्वायर्ड में बच्चे डिजीज कैन बी कम्युनिकेबल, वो कम्युनिकेबल हो सकती है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को जो फैल जाती है उसको कम्युनिकेबल बोलते हैं। आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे
दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इसके बाद कम्युनिकेबल में दो पार्ट्स हो जाते हैं, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब जो आराम से कांटेक्ट में आने से फैल जाती है, टच से फैल जाती है, कांटेक्ट से फैल जाती है। इसके लिए बच्चे कोई कैरियर चाहिए होता है, जिससे फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट से ये फैल जाती है। और भी बहुत सारे कैरियर्स हो सकते हैं जो ये डिजीज को एक पर्सन में दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर देती है। वेरेबल अगर मैं बात करूं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बच्चे, इसमें बहुत सारी डिजीजेस हम पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी डेफिशिएंसीज डिजीजेस हम पढ़ेंगे। जनरेटिव डिजीज, इसका मतलब क्या है बच्चे, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उससे जो डिजीज हो जाती है, वो जो कंडीशन होगी उसको हम बोलते हैं जनरेटिव कंडीशन या फिर डिजीज। वो पढ़ सकते हैं। एडिक्शन, मान लीजिए किसी चीज का एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, उससे कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, क्या क्या बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो सकते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। एडिक्शन, एलर्जी, मान लीजिए बॉडी में कोई एलर्जी है तो एलर्जिक डिजीज में आ जाएगी। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल कोई हेल्थ का कोई मेंटल इश्यू चल रहा है, उसमें जो डिजीजेस हो जाती हैं उसके बारे में। और एंड में वी विल ऑल्सो नो अबाउट कैंसर, हम कैंसर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का जिस्ट है, इसमें कौन कौन सी डिजीजेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब डिजीज से पहले हमें इम्यूनिटी पढ़नी पड़ेगी। इम्यूनिटी क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इन सब बीमारियों से बचा रही है। तो इम्यूनिटी एक बॉडी का लाइक आर्मी, बॉडी की एक आर्मी जो होगी, आर्मी जो हमें डिजीज से बचा रही है। वो एक्वायर्ड भी हो सकती है, वो बाय बर्थ भी हो सकती है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की एबिलिटी होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। बिकॉज हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, बहुत सारी फॉरेन बॉडीज हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी उससे कैसे बची हुई है, वो हमें जो बचा रहा है, हम उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। जो आर्मी हमारे लिए खड़ी है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बोलेंगे हम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की, एक्चुअली इम्यूनिटी बहुत सारे टाइप्स की होती है, बट यहाँ पे दो टाइप की इम्यूनिटी हम लोग पढ़ेंगे, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट बच्चे, इनेट का मतलब होगा ये जो बाय बर्थ, बाय बर्थ जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। जैसे कि इसमें कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि हमारी स्किन है, हम अपनी स्किन के साथ पैदा हुए हैं। सलाइवा जो हमारे माउथ में है उसके साथ पैदा हुए हैं। उसका क्या फंक्शन है, हमें इन सब पैथोजन से बचाना। पैथोजन का मतलब बच्चे मैं एक बार बता देती हूँ आपको। पैथोजन का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ड पैथोजन, ये है डिजीज, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं, हमें डिजीज से हमारा सामना करवा रहे हैं, उसको पैथोजन बोलेंगे। तो वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई भी टॉक्सिक या फॉरेन बॉडी हो सकती है, तो उसको बोलेंगे पैथोजन। अब इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ, जो हमें इन पैथोजन से बचा रही है, तो ये बाय बर्थ होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का बच्चे मैं मतलब अभी आपको बताऊंगी। एक्वायर्ड क्या होती है, एक्वायर्ड का मतलब जो हम लोग आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ विद एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म से एनकाउंटर के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पैदा हो जाती है उसको बोल देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो आफ्टर बर्थ होती है ये, आफ्टर बर्थ, और ये बहुत स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है बच्चे। अब इनेट इम्यूनिटी में हम क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं बाय बर्थ। बैरियर्स मतलब हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारी सुरक्षा करने के लिए जो जो डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से ऑर्गन्स, या ऑर्गन नहीं, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो हमें बचा रहे हैं, जैसे फिजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन। सो वन बाय वन मैं आपको ये सारे के सारे चीजें समझाऊंगी, क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा
इनेट इम्यूनिटी में कौन से बैरियर का क्या काम है, हम लोग यही आज डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कराऊंगी बच्चों, जिसमें हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इनेट इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। अब नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इसके बारे में थोड़ा आगे जिक्र करूंगी। नॉन स्पेसिफिक इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है ये सिर्फ हमें बैक्टीरिया से बचाएगी या फिर ये सब हमें सिर्फ फंजाई से बचाएगी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये हमें सारी चीजों से बचाएगी। मान लीजिए स्किन है, स्किन के बाहर लेट से कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस है, उससे हमें प्रिवेंट करती है। तो इसमें वायरस हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को ये बचाती है। तो ये हो गया नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, डिफरेंट हैं इसमें। देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमें बचा रही हैं। इसमें कोई भी पैथोजन होगा उसके खिलाफ हमारा जो बॉडी हमें गार्ड कर रही है, कोई भी इन्फेक्शन से वो आ जाएगा आपका इनेट इम्यूनिटी में। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग डिफरेंट बैरियर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमें प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इसमें एक फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर का मतलब इसमें जो फिजिकली प्रेजेंट है, जो हम देख सकते हैं, जो हमारी बॉडी में हमें बचा रहे हैं। तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें हैं आपने ऑब्जर्व करी हैं जो आपको बैक्टीरिया और लेट से पैथोजन से बचा रहे हैं। आप कहेंगे स्किन होती है मैम, यस राइट, स्किन होता है। स्किन के साथ और मैं बता देती हूँ, आपने देखा होगा आपकी जो नोज होती है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है एक ऐसा लेयर जो हमें बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरल या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, पैथोजन है, उससे बचा रहा है। इसके अलावा आपने देखे हमारे जो है नोज के अंदर हेयर होते हैं। हेयर क्यों होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को रोकने के लिए। तो ये सारे फिजिकल बैरियर्स होंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन का मतलब इसमें डिफरेंट केमिकल्स सिक्रीट होंगे, जिसको मैं आगे आपको डिटेल में समझा दूंगी। सेलुलर बैरियर्स, इसमें WBC के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे WBC हमारी बॉडी को डिफरेंट पैथोजन से बचा रहा है। और इस एंड में हम लोग साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिजिकल बैरियर्स के साथ। फिजिकल बैरियर्स में जैसे मैंने बताया सलाइवा है, इसके अलावा मेनली स्किन जो है हमें स्किन में ऑयल वगैरह जो होता है वो सिक्रीट होता है। सीबम जिसे बोलते हैं, सीबम का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी को डिफरेंट हमें डिफरेंट पैथोजन से बचाता है। इसके अलावा अब मैं बात कर लेती हूँ स्किन के अलावा, मैंने जैसे बताया म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह जो होती है उससे भी हमारी बॉडी को ये लोग फिजिकली बचाते हैं, एंट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ पैथोजन। अब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे मैंने बताया था सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स होता है। तो यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ HCl इन स्टमक। जैसे हमारे स्टमक में HCl है, मान लीजिए आपने बाहर का कुछ फूड वगैरह खाया था जो कंटेमिनेटेड था, या फिर जिसमें लेट्स से उसमें कुछ बैक्टीरिया के कुछ लेट्स से मतलब मान लीजिए वो खराब था, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया थे, तो क्या होगा आपके क्या आप बीमार पड़ जाएंगे उससे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। HCl जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है वो क्या करता है? वो एंटी बैक्टीरियल होता है, वो उस बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा हमारी आईज में जो एंजाइम है लाइजोजाइम, ये भी एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, एंटी बैक्टीरियल। ये हमारे कोई भी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इन्वेड करेगा उसको किल करेगा। इसके अलावा बाइल जूसेस वगैरह हैं, गैस्ट्रिक एसिड है, सलाइवा है, टीयर्स है, स्वेट है, इन सब के अंदर लाइजोजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरियाज वगैरह को किल करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब इसका ये मतलब है कि जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, किसको? टॉक्सिन्स वगैरह को मारने के लिए। टॉक्सिन्स को ये जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस वगैरह का अटैक होगा उससे हमारी बॉडी ये सिक्रीट करती है म्यूकस, गैस्ट्रिक एसिड्स वगैरह, जिससे हमारी
बॉडी हमको बचाती है। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर बैरियर्स क्या होंगे। सेल्यूलर बैरियर, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेल्यूलर बैरियर में कौन कौन से सेल्स हैं। मान लीजिए हमारा पहला फिजिकल जो बैरियर था वो ब्रीच हो जाता है, मान लीजिए हमारी स्किन पे कोई कट पड़ जाता है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए बैक्टीरिया ने अंदर बॉडी में इन्वेड कर लिया है, तो उसके बाद कौन से सेल्स आएंगे जो हमें उस बैक्टीरिया से बचाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जब एक बार बॉडी के अंदर या फिर कोई भी वायरस, तो वो बहुत जल्दी से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है जस्ट टू टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर सेल्स, हमारे सेल से न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो इसमें बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये जो सेल है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल, किसका क्या रोल होता है, कैसे हमारी बॉडी को ये लोग बचाते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पर बच्चों ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। मान लीजिए अब आपकी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि जो अंदर आया है वो बैक्टीरिया है, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हुआ है वो एक वायरस है। सेल्स कैसे पहचानते हैं, तो वो कैसे पहचानते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे पहले थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि हाउ सेल कैसे आइडेंटिफाई करता है कि वेदर इट इज अ सेल्फ और नॉन सेल्फ बॉडी, वो खुद के अपने सेल है या फिर एक बैक्टीरियल सेल है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल बना देती हूँ, ये आपका हो गया बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पे ये हो गया आपका ह्यूमन सेल। ओके, ये है ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल के ऊपर बच्चों छोटे छोटे क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजेंस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारा सेल कैसे पहचानता है कि ये एक फॉरेन बॉडी है, बैक्टीरियल सेल एक फॉरेन बॉडी है, बैक्टीरियल सेल है ये एक फॉरेन बॉडी है, कैसे पहचानेगा, एंटीजेंस होते हैं। तो ये एंटीजन कैसे काम करते हैं बच्चे, ये नेम टैग की तरह होते हैं, नेम टैग। ह्यूमन सेल का मैं बता रही हूँ अभी आपको, ह्यूमन सेल पे जो एंटीजेंस होते हैं ये एंटीजेंस नेम टैग की तरह काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और ह्यूमन सेल है, तो ये क्या करेगा, ये नेम टैग इसका और इसका ये एंटीजन सेम होंगे तो ये पहचान लेते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमन एंटीजन होते हैं वो MHC1 कॉम्प्लेक्स होता है, MHC1 मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, ये इसका नाम होता है बच्चे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या काम है इसका बच्चे, ये क्या करता है, ये नेम टैग की तरह करता है काम दूसरे वाले सेल को पहचानने के लिए। बट अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके जो एंटीजेंस होंगे उनमें नेम टैग अलग होगा, उनमें बैक्टीरिया का नेम टैग होगा, तो ये आराम से एंटीजन के थ्रू पहचान लेते हैं कि ये हमारा सेल नहीं है, ये नॉन सेल्फ बॉडी है, ये फॉरेन बॉडी है। हमारे सेल में मान लीजिए WBCs है या फिर कोई भी सेल है, तो क्या है, ये एंटीजन को देख के पहचान लेते हैं ये हमारी बॉडी का सेल नहीं है, तो इसको अटैक करते हैं, इसको फेगोसाइट करने की कोशिश करते हैं, इसको खाने की कोशिश करते हैं और इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आया कैसे सेल पहचानता है वेदर अनदर सेल इज सेल्फ बॉडी और नॉन सेल्फ बॉडी। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। अब मैं बात करूंगी बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या रोल होगा बच्चे, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अब मैं वो चीज़ समझा दूँ व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या रोल रहेगा, कौन कौन से सेल्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है व्हाइट ब्लड सेल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। चलो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रफ फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ। तो देखिए WBC जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये 2 टाइप के हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट।
इसमें 3 टाइप्स होते हैं बच्चों। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, बट स्टिल एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। तो इसमें हमने इसिनोफिल्स पढ़ा हुआ है, बेसोफिल्स पढ़ा हुआ है और न्यूट्रोफिल्स। और यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हुआ है बच्चों? यहाँ पे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे जब भी कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे वेन्स में या फिर हमारे स्किन कटने के बाद जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो सबसे पहले काम आते हैं, जो सबसे पहले उस साइट पे पहुंचते हैं वो है न्यूट्रोफिल्स आपके, और आपके देन आते हैं मोनोसाइट्स, जो बाद में अपने आप को डेवलप करके क्या बना देते हैं? मैक्रोफेजेस, है ना? यही है ना? तो बच्चों मैं बताती हूँ न्यूट्रोफिल्स और आपके ये जो है मोनोसाइट्स ये कैसे काम करते हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स क्या काम करेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड नॉलेज दे दी आपको। चलो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स वहाँ पे पहुँच के अटैक करेंगे बैक्टीरिया को। तो ये एक डायग्राम है, मैं ये इंक इरेज कर देती हूँ ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए स्किन कट गई है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ है? बैक्टीरिया, ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका बैक्टीरिया है और ये अंदर एंटर हो चुका है। देखिए ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है यहाँ से। अब मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। देखिए बच्चों यहाँ से ये हमारी स्किन कट गई है, इसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन कलर का बैक्टीरिया आ गया है। आने के बाद क्या किया है इसने? अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहा है बैक्टीरिया और इसमें ये टॉक्सिन्स भी छोड़ रहा है। आया तो आया, टॉक्सिन्स भी छोड़ रहा है हमें बीमार करने के लिए, यही डिजीज फैलाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा है ये ल्यूकोसाइड्स लिखे हुए हैं। तो ये कौन सा ल्यूकोसाइड जो सबसे पहले पहुंचा है? ये पहुंचा है बच्चे आपका न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स उस साइट पे पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया आ गया है, ये देखिए यही बैक्टीरिया है, और यहाँ पे फिर क्या पहुंच जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स इनको किल करने के लिए। ये न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं टू अटैक करने के लिए आ गए। अब क्या होता है बच्चों? बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है और टॉक्सिन्स भी छोड़ रहा है, पर न्यूट्रोफिल इतने इफेक्टिव नहीं होते। इनको सपोर्ट करने के लिए दूसरे सेल्स कौन से आते हैं? दूसरे सेल आते हैं बच्चों, ये देखिए ये थोड़े बड़े होते हैं और इनको क्या करते हैं? इनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस तो ये क्या करते हैं? ये इस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और इस बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस वहां पहुंच जाते हैं और इनको किल करना स्टार्ट कर देते हैं, इनको ईट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। ये देखिए कैसे आपके न्यूट्रोफिल्स और आपके मैक्रोफेजेस वहां पे पहुंच जाते हैं और किल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों जब भी आपको आपने देखा होगा बहुत बार आपकी जब पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पे वाइट वाइट कलर का पस जैसा बन जाता है, तो वो कुछ नहीं है, वो न्यूट्रोफिल्स की बॉडी है, न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडी है। क्या है? न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडी। नेचुरल किलर सेल्स क्या कौन से होते हैं बच्चे? ये वो वाले सेल होते हैं जो मान लीजिए अगर बॉडी के अंदर किसी ट्यूमर सेल ने इन्वेड कर लिया, कोई ट्यूमर सेल है, तो फिर उसको किल करने के लिए कैंसरस सेल्स को मारते हैं नेचुरल किलर सेल। बच्चों यहाँ पे देखिए फैगोसाइटोसिस, ये ऑप्सोनाइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? तो फैगोसाइटोसिस का जो ये प्रोसेस होता है इसको ऑप्सोनाइजेशन बोला जाता है। बहुत बार इस वर्ड फैगोसाइटोसिस के जगह ऑप्सोनाइजेशन भी लिखा होता है। सो ये एक प्रोसेस होता है। देखिए कैसे, जैसे अमीबा अपने फूड को एनगल्फ करता है, इन द सेम वे हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी ऐसे ही वायरस या फिर बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं और उसको फाइगोसोम बना देते हैं। फाइगोसोम मतलब उसको कवर कर लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए ये वायरस है तो इसको ऐसे कवर कर लेते हैं, इसको पूरा का पूरा चारों तरफ से ऐसे बिल्कुल अंदर करने के बाद फिर इसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं और रेजिडुअल बॉडीज जो होती हैं उसको फिर बाहर
छोड़ देते हैं। डेड बॉडी के बाद जो रेजिडुअल बॉडी बचती है, पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं वायरस का। देखिए ये वायरस है बच्चे, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा है सेल, इसको बिल्कुल अपने अंदर ले लेते हैं, फिर इसको फेगोसोम बना देते हैं, इसके अंदर चारों तरफ इसको कवर कर लेते हैं और एंड में इसको पूरा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं इसको। और इसके बाद इसकी जो इसको पूरा ऑब्जर्व करने के बाद इसकी जो रेजिडुअल बॉडीज होती हैं उसको बाहर फेंक देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑप्सोनाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? ऑप्सोनाइजेशन। तो हमने बच्चों आज पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर, हमने फिजिकल बैरियर भी पढ़े और हमने सेलुलर बैरियर भी पढ़े। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपको नेक्स्ट जो बैरियर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।